हेलो बच्चों, कैसे आप। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम खालिद क्लासेस में। मैं मोहम्मद खालिद। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की फिजिक्स और उसका चैप्टर 1 पहला अध्याय हम लोग पढ़ रहे हैं। आपको कई वीडियो हम आपको उपलब्ध करा चुके हैं जो थ्योरी से संबंधित हैं। अभी आपको हम आगे के वीडियो भी उपलब्ध कराएंगे जिसमें छोटे प्रश्न भी हम आपको बताएंगे, आंकिक प्रश्न भी आपको बताएंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक जो है वो आज हम लोग लेने वाले हैं गॉस की प्रमेय। आज जो है गॉस की प्रमेय, इसको हम लोग आज फिनिश करेंगे। ठीक है, देखिए जो गॉस की प्रमेय है ये वैज्ञानिक गॉस ने एक फार्मूला बताया था जिसको गॉस की प्रमेय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये क्या उन्होंने बताया था, आइए इसके बारे में समझते हैं। देखिए हम लोगों ने पढ़ा कि कोई बिंदु आवेश होता है, ये अपने चारों तरफ वैद्युत फ्लक्स बनाता है, उत्पन्न करता है। ठीक है, अर्थात बहुत सारी बल रेखाएं निकालता है अपने में से। जैसे प्लस का क्यू चार्ज है तो हम ये कहते हैं वैद्युत बल रेखाएं बाहर को जाती हुई होती हैं, और माइनस का कोई क्यू चार्ज है तो हम ये कहते हैं कि वैद्युत बल रेखाओं की डायरेक्शन या ये जो लाइनें होती हैं ये अंदर को आती हुई होती हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने पढ़ा और वैद्युत बल रेखाओं के बहुत सारे गुण भी पढ़े। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पहले से पढ़ रखा है। अगर जो आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हों तो पहले आप पिछले वीडियोस को देख लीजिए, तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी, वरना बड़ा मुश्किल पड़ता है। ठीक, तो देखिए गॉस की प्रमेय क्या कहती है। देखिए वैज्ञानिक गॉस ने जो है अपना कैलकुलेशन करके किसी तरीके से एक फार्मूला बताया था जिसको गॉस थ्योरम या गॉस की प्रमेय नाम दिया गया। ठीक है, तो वो फार्मूला क्या था, आइए इसको हम समझते हैं। उन्होंने ये बताया कि अगर जो कोई एक बंद पृष्ठ हो, ठीक है, और उसके भीतर कोई आवेश क्यू रखा हो, सपोज कीजिए प्लस का क्यू रखा है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये प्लस का क्यू चार्ज होगा तो ये अपने में से बहुत सारी बल रेखाएं निकालेगा, ऐसे बहुत सारी बल रेखाएं निकालेगा। ठीक है, निकाल रहा होगा, ठीक है, बहुत सारी बल रेखाएं निकालेगा, तो अर्थात वैद्युत फ्लक्स निकालेगा। ठीक है, मान लिया वैद्युत फ्लक्स निकालेगा, तो ये जो पूरा क्षेत्रफल है इसमें से हो करके ये बल रेखाएं गुजरेंगी। ठीक है, गुजरेंगी, ये भी हम लोगों ने पढ़ा। तो वैज्ञानिक गॉस ने बताया क्या, उन्होंने बताया कि सीधे सीधे हम लिखे दे रहे हैं फिर आपको समझा रहे हैं। उन्होंने क्या बताया, उन्होंने ये बताया किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, ये जो कोई बंद पृष्ठ है, ये वाला बंद पृष्ठ है, सतह कोई है जो कि बंद है। जैसे कि बंद का मतलब क्या, जैसे कोई डिब्बा हो इस तरह का और बंद हो, कहीं से खुला ना हो, या कोई गोला हो बंद है उसके अंदर आवेश रखा है, इसके भी अंदर आवेश रखा है, या कोई घन के आकार की कोई चीज़ हो, डिब्बा जैसी कोई चीज़ हो, उसके अंदर आवेश रखा हो, मतलब ये क्लोज जो है आकृति होनी चाहिए, बंद आकृति होनी चाहिए, उसके अंदर आवेश रखा होना चाहिए। ये उनकी शर्त है, किसकी, गॉस की। उन्होंने ये बताया कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ से घिरे नेट आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात हम लिख सकते हैं फाई ई बराबर Q गुणे 1/ε0। देखिए कितना आसान नियम है, कितना बढ़िया नियम है। उन्होंने कहा कि अगर जो कोई पृष्ठ है उससे आवेश क्यू घिरा हुआ है तो नेट वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो उन्होंने कहा आवेश को 1/ε0 से गुणा कर दो, बस पता चल जाएगा कि इतना इतना फ्लक्स होगा। ठीक है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट नियम है और बहुत ही आसान नियम है। इसको हम गॉस का नियम या गॉस थ्योरम कहते हैं। तो फाई ई बराबर हम ऐसे भी गुणा करके लिख सकते हैं, क्यू और एक की गुणा क्यू अपान ε0, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक, लेकिन एक खास बात ध्यान रखिएगा
कि ये जो नियम है ये सिर्फ बंद पृष्ठ के लिए है, कोई क्लोज सतह होगी और उसके भीतर आवेश रखा होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें इस नियम को कैसे प्रूव किया जाता है, इसको कैसे सिद्ध किया गॉस ने, उसको भी हम लोगों को समझना है। ठीक है, आइए उसको भी हम लोग समझते हैं। तो गॉस की प्रमेय की उत्पत्ति को भी समझेंगे कि कैसे जो है इस नियम को वैज्ञानिक गॉस ने प्रूव किया। आइए समझते हैं। ठीक है, देखिए इसके लिए हमने माना कि कोई भी ये बंद पृष्ठ है। ठीक है, और यहाँ पर कहीं पर भी आप मान सकते हैं। चलिए यहाँ पर मान लिया, यहाँ पर हमने माना कि कोई प्लस का क्यू चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, तो ये अपने में से बहुत सारी वैद्युत रेखाएं निकालेगा जो कि इस पृष्ठ से होकर के गुजरेंगी। ठीक, अच्छा, अब हमें उन्हीं बल रेखाओं की संख्या का कैलकुलेशन करना है। तो हमने लिखा उत्पत्ति। उत्पत्ति में माना किसी पृष्ठ से परिबद्ध मतलब उसके घिरा हुआ, परिबद्ध आवेश क्यू है। ठीक है, मतलब एक बंद पृष्ठ है, उसके अंदर क्यू आवेश रखा है। अब हमने क्या किया, यहाँ पर हमने माना कि कोई एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव dA है। ठीक है, पृष्ठ पर एक क्षेत्रफल अवयव dA है। हमने क्या माना, पृष्ठ पर एक अत्यंत छोटा या अत्यंत सूक्ष्म, एक अत्यंत सूक्ष्म पृष्ठ अवयव dA है। ठीक है, ठीक है, ये किसी पृष्ठ से परिबद्ध आवेश Q है। माना पृष्ठ पर एक अत्यंत सूक्ष्म अवयव dA है। ठीक है, जैसा कि चित्र में बना हुआ है। ठीक है, तो ये वाला क्षेत्रफल क्या है, dA है। अब देखिए इस क्षेत्रफल को हमने यहाँ से मिला दिया और हमने इसको यहाँ से मिला दिया। अब देखिए हमको लग रहा है ये दूरी कम है और ये दूरी ज़्यादा है, लेकिन हमने यहाँ पर ये जो क्षेत्रफल को माना है ये अत्यंत सूक्ष्म माना है। मतलब सोचिए अगर जो ये बहुत छोटा होगा तो इस दूरी में कोई ख़ास फ़र्क नहीं होगा, तो इसलिए ये दूरी भी r कह सकते हैं, इस दूरी को भी r कह सकते हैं। लेकिन कब कह सकते हैं, जबकि ये बहुत छोटा होगा तब कह सकते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हम दो चीज़ें देखेंगे कि ये जो प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस जगह पर, इस बिंदु पर किधर को बनाएगा। तो देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा वो होती है जिधर धन आवेश चलने का प्रयास करता है। तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ये हो जाएगी, इसको हम कहेंगे ई वेक्टर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा उसी लाइन की सीध में, देखिए सीधी लाइन होनी चाहिए, थोड़ी सी लाइन शायद तिरछी हो गई है, हल्का सा ऐसे। चलिए ठीक है, आप लोग पटरी रख करके बना लीजिएगा। तो ई वेक्टर इधर को होनी चाहिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पर दो चीज़ें आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। जहाँ पर क्षेत्रफल अवयव या क्षेत्रफल वेक्टर किधर को होगा, क्षेत्रफल अवयव तो ये dA है, लेकिन इसका सदिश किधर को होगा, क्षेत्रफल वेक्टर किधर को होगा। तो ये जो भी क्षेत्रफल होता है उससे 90 डिग्री का कोण बनाते हुए आप एक लाइन खींचेंगे, इसके हिसाब से सीधा सीधा, तो इसको हम कहेंगे dA वेक्टर। तो dA ये पूरा क्षेत्रफल है और ये जो लाइन शो कर रही ये dA वेक्टर को शो करती है। तो ये जो इनके बीच में जो एंगल होगा वो मान लिया थीटा है। ठीक है, और यहाँ पर जो घन कोण बन रहा है वो d ओमेगा है। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या करेंगे, इस चित्र को बनाने के बाद समझिएगा। इस पृष्ठ अवयव dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हम निकालेंगे, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो ये जो छोटा सा क्षेत्रफल dA है इससे कितना फ्लक्स गुजरेगा, हमने कहा इससे थोड़ा सा फ्लक्स गुजरेगा जिसको हमने नाम दिया d फाई ई, और इसका फार्मूला क्या पढ़ा था, E A cos थीटा। याद करिए अभी जो वैद्युत फ्लक्स वाला पढ़ाया था तो उसमें फाई बराबर E A cos थीटा पढ़ा था। उसके हिसाब से देखिए ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस जगह पर है तो हमने लिख दिया ई। ठीक है,
एरिया कितना है, एरिया हमने माना DA, और थीटा कितना है, E वेक्टर और DA वेक्टर के बीच का कोण cos थीटा, ऐसे। ठीक है, अगर जो आप ना लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख दीजिए, देखिएगा कैसे, E वेक्टर डॉट DA वेक्टर, ये फार्मूला लिख दिया। अब इसको आप खोल दीजिए, EDA cos थीटा, ऐसे लिखिए। ठीक है, ये भी सही है, ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। तो ये तो हम लोगों ने प्राप्त किया कि इस छोटे से, ये जो छोटा सा क्षेत्रफल है, इससे कितना फ्लक्स गुजरेगा, तो इससे इतना फ्लक्स गुजरेगा। ठीक है, अब देखिए हमने लिखा कि ये जो संपूर्ण, समझिएगा, ये अगर जो हम इस क्षेत्रफल को पूरा बढ़ा लें तो उससे होकर के कितना फ्लक्स गुजरेगा, संपूर्ण पृष्ठ, ये जितना भी क्षेत्रफल जो बंद पृष्ठ दिया हुआ है, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ये कितना होगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, देखिए इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, इसका समाकलन कर देंगे, किसका, EDA cos थीटा, इसका हम क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे। देखिए जो समाकलन बंद होता है, अर्थात पूरा पृष्ठ, देखिए यहाँ पर सरफेस जो है वो क्लोज है और उसका हम समाकलन कर रहे हैं, तो इसलिए ऐसे समाकलन को हम क्लोज समाकलन या क्लोज इंटीग्रेशन कहते हैं, एक बंद समाकलन कहते हैं इसको, इसलिए यहाँ पर गोला जैसा बना देते हैं इसको प्रदर्शित करने के लिए। ठीक है, तो d फाई ई की जगह पर क्या लिख देंगे हम लोग, फाई ई लिख देंगे। समाकलन के फार्मूले से आपको मालूम होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx, इसका फार्मूला होता है x। तो ये आपने पढ़ा है, मैथ में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आप फार्मूला याद कर लीजिए, ऐसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर E क्या है, E है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु पर कितनी होगी, Q आवेश है, R दूरी है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला आप लिख सकते हैं, क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला लिख दिया, और ये वाला लिख दीजिए DA cos थीटा, ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, फिर देखिए अब यहाँ पे जगह कम है, इसलिए यहाँ पर हम लिखे दे रहे हैं, समझिएगा अच्छे से। देखिए यहाँ पर जिन राशियों का इंटीग्रेशन नहीं होना है उसको हम बाहर लिख लेते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको हमने बाहर लिख दिया, Q को भी बाहर लिख दिया। जो इंटीग्रेशन हुआ वो उसके अंदर जो राशियाँ जो वेरिएबल हैं वो हमने ऐसे लिख दिया, DA cos थीटा बटे r²। ठीक है, फिर देखिए इसी प्रूफ को और आगे बढ़ाते हैं, फाई ई बराबर, इसको ऐसे लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q ऐसे लिख दिया। ये जो फार्मूला बना ये देखिए काहे का बना, DA cos थीटा बटे r²। ये हमने बताया था ये घन कोण d ओमेगा का बन गया, तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ d ओमेगा आ गया। तो जो d ओमेगा का इंटीग्रेशन होगा वो कितना होगा, समझिएगा। देखिए फार्मूले के हिसाब से इंटीग्रेशन ऑफ dx को हम x लिखते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ d ओमेगा को क्या लिखेंगे, ओमेगा। ठीक, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ओमेगा, लेकिन यहाँ पर ओमेगा लिख दिया, कोई बात नहीं, लेकिन ओमेगा का तात्पर्य क्या है, समझिएगा। ओमेगा का तात्पर्य है इस बिंदु के चारों तरफ सारा घन कोण, संपूर्ण घन कोण। तो संपूर्ण घन कोण आपने पढ़ा है 4 पाई स्टेरेडियन होता है, तो यहाँ पर हम जो है सीधे सीधे 4 पाई लिख देंगे। ठीक है, ओमेगा भी लिख सकते हैं, उसके बाद अगली लाइन में आप ओमेगा की जगह 4 पाई लिख दीजिए, वो भी सही। हम लिख सकते हैं कि किसी बिंदु के चारों ओर संपूर्ण घन कोण जो होता है वो 4 पाई स्टेरेडियन होता है, इसलिए डी ओमेगा जब पूरी तरह से बढ़ जाएगा, अर्थात इस पूरी सतह के द्वारा जो घन कोण बनेगा वो 4 पाई बनेगा, इसलिए यहाँ पर हमने 4 पाई लिख दिया। देखिए ये 4 पाई कैंसिल हो गया। देखिए गॉस के थ्योरम का फार्मूला आ गया, Q/ε0, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Q/ε0, या फाई ई इक्वल टू Q गुणे 1/ε0। ठीक है, तो ये एक जो है एक तरीका
हो गया इसको सिद्ध करने का। ठीक है, उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है, इसको आप बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, याद भी कर लीजिएगा। तो ये एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो गॉस की प्रमेय हमने आपको बता दिया। अब देखिए गॉस की प्रमेय से संबंधित कुछ फैक्ट होते हैं, उसको भी समझ लीजिए, तो ये आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल करने में आसानी रहेगी। चलिए आइए देखते हैं कि वो कौन कौन सी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज़, यदि आवेश बंद पृष्ठ के बाहर है, बंद पृष्ठ के बाहर स्थित है, तब क्या होगा। ठीक, देखिए यह मान लेते हैं कि कोई बंद पृष्ठ है, ठीक है, और यहाँ पर आवेश रखा हुआ है। तो देखिए यहाँ से वैद्युत बल रेखा एक मान लो इसके अंदर एंट्री करी और तो ये एक एग्जिट कर जाएगी। जो बल रेखा इसमें प्रवेश करेगी इस सिरे से दूसरे सिरे से बाहर निकल जाएगी। यहाँ से देखिए ये बल रेखा इस पृष्ठ में इस जगह से अंदर गई और इस जगह से बाहर निकल आई। यहाँ से देखिए ये अंदर गई और यहाँ से बाहर निकल आई, सीधी लाइन बनाएंगे आप। ठीक है, यहाँ से बाहर निकल आई, तो जो भी वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ से गुजरेंगी वो पृष्ठ से बाहर निकल जाएंगी। तो इससे संबंधित नेट फ्लक्स कितना हुआ, इससे संबंधित नेट फ्लक्स कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जितनी बल रेखाएं प्रवेश करती हैं उतनी बाहर निकल जाती हैं। इसलिए यदि आवेश Q पृष्ठ से बाहर स्थित है, बंद पृष्ठ से बाहर स्थित है, तब पृष्ठ से संबंधित वैद्युत फ्लक्स, तब पृष्ठ से परिबद्ध या संबंधित परिबद्ध फ्लक्स कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, कोई फ्लक्स इसमें से नहीं गुजरेगा, मतलब जितना गुजरेगा उतना निकल जाएगा, तो नेट फ्लक्स 0 होगा। एक तो ये बात। दूसरी एक चीज़ और ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये बंद पृष्ठ है और यहाँ पर एक बिंदु आवेश Q रखा था। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि ये जो Q आवेश रखा है, तो हम लोगों ने पढ़ा कि संबंधित नेट फ्लक्स फाई E कितना हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने पढ़ा कि फाई E बराबर हो जाएगा 1/ε0 गुणे Q। ठीक है, या Q गुणे 1/ε0 इतना होगा। अब देखिए यहाँ पर एक और आवेश अगर जो हम रख दें, तो इसको मान लिया Q1 है और एक प्लस Q2 वाला रख दें, तो कितना फ्लक्स गुजरेगा। तो हमने कहा इस Q1 में हम Q2 को और जोड़ देंगे। एक और अगर जो हमने इसमें रख दिया प्लस का Q3 और इसी में रख दिया अंदर, तो कितना फ्लक्स, तो हम इसको जोड़ते चले जाएंगे। देखिए यहाँ पर ब्रैकेट बनना ज़रूरी है, इसको जोड़ देंगे। एक माइनस वाला अगर जो हमने रख दिया माइनस का Q4, तो कितना आवेश होगा, तो उसको हम घटा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो भी आवेश होंगे प्लस वाले सब जुड़ जाएंगे, माइनस वाले घट जाएंगे। तो बहुल आवेशों के कारण, अगर जो बहुत से आवेश हैं, तो बहुल आवेशों के होने पर आप कैसे इसको हल करेंगे, इस तरह से हल करेंगे। ठीक है, -Q5 ऐसे जुड़ते चले जाएंगे, अर्थात फाई जो होगा 1/ε0, और इसको ये बीजगणितीय नियम से जोड़ा जाता है आवेश, इसलिए इसको हम लिख देंगे सिग्मा Q। ठीक है, तो ये इसको भी याद रखिएगा। अगर जो मान लेते हैं कि कोई 2 कूलम आवेश और 5 कूलम आवेश, 2 आवेश रखें, तो 2 5 को जोड़ करके तब आप फ्लक्स को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है ये दोनों फैक्ट भी आपको समझ में आ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, बहुत जल्दी हम आपको अगला वीडियो उपलब्ध कराएंगे। हमारे वीडियोज़ को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।